क्या आपका पीरियड कभी-कभी बहुत ज़्यादा होता है या फिर बीच में अचानक ब्लीडिंग शुरू हो जाती है? या साइकिल इतना इरेगुलर है कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाती हैं कि नॉर्मल क्या है और अबनॉर्मल क्या? तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए ही बनी है। आज हम बात करेंगे अबनॉर्मल यूट्रीन ब्लीडिंग के बारे में, मतलब एयूबी। क्या होता है, क्यों होता है और सबसे ज़रूरी, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और एक बात, ये जानकारी मैंने इंटरनेट पे कहीं से नहीं उठाई, ये ट्रस्टेड मेडिकल रिसोर्सेज से ली गई है ताकि आपको क्लियर और रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिले। उनके लिंक्स मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वहाँ ज़रूर जाएं। तो प्लीज़ पूरी वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि लास्ट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस भी बताऊंगी जो मोस्ट वुमेन इग्नोर कर देती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्ते। आज का टॉपिक है, क्या आपका पीरियड कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। हम आज अबनॉर्मल यूटेरिन ब्लीडिंग को डीकोड करेंगे, समझेंगे क्या नॉर्मल है, क्या नहीं है और डॉक्टर के पास कब जाना ज़रूरी है। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारे देश में जहाँ पीरियड प्रॉब्लम्स को अक्सर चलता है बोल के इग्नोर कर दिया जाता है। तो प्लीज़ इसको सीरियसली लें और अपनी सहेली को भी ज़रूर शेयर करें। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम अबनॉर्मल कहते किसे हैं। चलिए इसी को पहले डीकोड करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि एयूबी मतलब सिर्फ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, लेकिन ये सच नहीं है। एयूबी यानी अबनॉर्मल यूटेरिन ब्लीडिंग 3 चीज़ें देखती है। पहली, टाइमिंग, मतलब ब्लीडिंग तब हो रही है जब होनी नहीं चाहिए। दूसरी, वॉल्यूम, मतलब फ्लो बहुत ज़्यादा है। और तीसरी, ड्यूरेशन, मतलब पीरियड बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और ब्लीडिंग हो रही है तो वो एक अलग इशू है, वो सबसे पहले चेक किया जाता है। तो ये 3 चीज़ें ध्यान में रखें, टाइमिंग, वॉल्यूम, ड्यूरेशन। अब सवाल आता है कि हमें कब तक घर पे वेट करना चाहिए और कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आइए उन ज़रूरी सिग्नल्स को समझते हैं। आपका बॉडी आपको सिग्नल देता है, बस हम ध्यान नहीं देते। तो ये रेड फ्लैग्स हैं जो कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए। पहला फ्लैग, शेड्यूल। अगर आपका साइकिल 21 दिन से कम या 35 दिन से ज़्यादा का है तो ये नॉर्मल नहीं है। दूसरा फ्लैग, टाइमिंग। अगर 2 पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है या फिर सेक्स के बाद ब्लीडिंग, प्लीज़ बिल्कुल इग्नोर मत करें। तीसरा फ्लैग, वॉल्यूम। अगर आप 1 घंटे में 1 पैड या टैम्पॉन पूरी तरह भर रही हैं, ये ज़्यादा है। चौथा फ्लैग, ड्यूरेशन। अगर पीरियड 7 दिन से ज़्यादा चल रहा है, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और पांचवा फ्लैग, जो बहुत लोग मिस कर देती हैं, आफ्टरमैथ। अगर पीरियड के बाद बहुत ज़्यादा थकान, चक्कर या पेल स्किन फील हो रही है, ये अनीमिया के साइंस हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज़ हो रही है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ज़रूर लें, डिले बिल्कुल मत करें। साइंस तो हमने जान लिए, पर ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसके पीछे के असली कारणों पर एक नज़र डालते हैं। एयूबी होता क्यों है? कॉजेज़ मेनली 3 कैटेगरीज में आते हैं। पहली, हार्मोनल इम्बैलेंस, इसको डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग भी कहते हैं, यानी डीयूबी। ये मोस्टली टीन लड़कियों में और उन महिलाओं में होता है जो मेनोपॉज की करीबी फेज में होती हैं। हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते तो साइकिल भी इरेगुलर हो जाती है। दूसरी, स्ट्रक्चरल इश्यूज, मतलब यूट्रस के अंदर कुछ फिजिकली बदला हुआ है, जैसे पॉलिप्स या फाइब्रॉइड्स जो कि ग्रोथ होती हैं। इन्हें डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं। और तीसरी, अदर फैक्टर्स, जैसे पीसीओएस, थायराइड की प्रॉब्लम या ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। और हाँ, कुछ मेडिसिन्स भी, जैसे ब्लड थिनर्स या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ब्लीडिंग अफेक्ट कर सकती हैं। कॉजेज़ बहुत सारे हैं, इसलिए सेल्फ डायग्नोसिस बिल्कुल मत करें। डॉक्टर ही सही रीज़न ढूंढ सकते हैं। और क्योंकि हर उम्र में इसके कारण बदलते जाते हैं, तो सबसे पहले शुरू करते हैं टीन्स और यंग वुमेन से। अगर आप टीन हैं या 20s या 30s में हैं तो ये ज़रूर सुने। इस एज में बॉडी खुद अपना साइकिल रेगुलेट करने की कोशिश कर रही होती है, और इसमें एक बहुत कॉमन चीज़ होती है, एनओव्यूलेशन, मतलब एग रिलीज ही नहीं होता। जब एग रिलीज नहीं होता तो एस्ट्रोजन बढ़ता रहता है, यूट्रस की लाइनिंग मोटी होती जाती है, और फिर जब वो शेड होती है तो ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है। ये पीसीओएस वाली महिलाओं में स्पेशली कॉमन है। इस एज में 2 और चीज़ें भी चेक की जाती हैं, प्रेगनेंसी, जो कि हमेशा पहले रूल आउट की जाती है, और बर्थ कंट्रोल पिल्स या आईयूडीज, जिनसे भी कभी-कभी स्पॉटिंग हो सकती है। तो अगर आप इस एज ग्रुप में हैं और साइकिल इरेगुलर है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना, लेकिन डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिले। यंगर एज के बाद अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो अपने 40s या अर्ली 50s में हैं, क्योंकि यहाँ लॉजिक थोड़ा अलग हो जाता है।
जो महिलाएं 40 या 50 के डेकेड में हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। इस उम्र में मेनोपॉज आने वाली होती है और बॉडी ट्रांजिशन में होती है। इसको पेरीमेनोपॉज कहते हैं। इस फेज में कई महीने ओव्यूलेशन होती ही नहीं और इसका रिजल्ट कभी बहुत हल्की ब्लीडिंग और कभी अचानक बहुत हैवी फ्लो दोनों हो सकते हैं। और एक और चीज़ होती है इस एज में, यूट्रस की लाइनिंग थिकन होने लगती है। ये एजिंग की वजह से होता है, लेकिन और ये मैं सीरियस होकर बोल रही हूँ, कुछ केसेस में ये यूट्रिन कैंसर का साइन भी हो सकता है। इसलिए इस एज ग्रुप की कोई भी महिला जो एयूबी एक्सपीरियंस कर रही है, प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और सीरियस कंडीशंस रूल आउट कराएं। ये बहुत ज़रूरी है, इग्नोर बिल्कुल मत करें। और अब एक ऐसी स्टेज जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, मेनोपॉज के बाद की ब्लीडिंग। ये क्यों इतनी क्रिटिकल है, ध्यान से सुनिए। जो महिलाएं मेनोपॉज के बाद हैं, उनके लिए एक बहुत सीधी बात बोलती हूँ। मेनोपॉज के बाद कोई भी ब्लीडिंग, चाहे कितनी भी कम हो, सीधा डॉक्टर के पास जाने का रीज़न है। एक भी ड्रॉप, ये कभी भी नॉर्मल नहीं होता। अब क्या कॉज हो सकता है? 3 मेन चीज़ें हैं। पहली, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी HRT जो आप ले रही हैं, वो ब्लीडिंग कॉज कर सकती है। दूसरी, फिजिकल चेंजेस जैसे पॉलिप्स, इन्फेक्शन या थिनिंग टिश्यूज। और तीसरी, कैंसर रिस्क। ये अनकंफर्टेबल टॉपिक है, लेकिन सच है। उम्र बढ़ने के साथ रिस्क भी बढ़ता है और अगर पहले पकड़ लिया जाए तो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाती है। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखें और अपनी माँ, मासी या नानी जो भी इस एज में हैं, उन्हें भी ज़रूर बताएं। कारण समझने के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो चेकअप कैसे करेंगे? आइए डायग्नोसिस के सिंपल प्रोसेस को देखते हैं ताकि आपका डर खत्म हो सके। अगर डॉक्टर के पास जाएं तो वो क्या करते हैं? घबराएं बिल्कुल मत, टेस्ट्स बहुत सिंपल होते हैं। पहला, प्रेगनेंसी टेस्ट, ये स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टेप है हमेशा। दूसरा, ब्लड टेस्ट यानी CBC, इससे चेक होता है कि अनीमिया है या आयरन की कमी है या नहीं, जो हैवी ब्लीडिंग से हो जाती है। तीसरा, अल्ट्रासाउंड यानी USG, इसमें यूट्रस और ओवरीज की इमेजेस ली जाती हैं। पॉलिप्स या फाइब्रॉइड्स कुछ भी हो तो इसमें दिख जाता है। चौथा, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, ये यूट्रस की लाइनिंग का एक छोटा सा सैंपल लेता है, जल्दी होता है और बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। और पांचवा, हिस्टेरोस्कोपी, इसमें एक टाइनी कैमरा अंदर डालते हैं और डायरेक्टली देखा जाता है। कोई भी रीज़न नहीं है डर के डॉक्टर के पास ना जाने का। एक बार वजह साफ हो जाए तो ट्रीटमेंट की बारी आती है। सबसे पहले बात करते हैं उन मेडिकेशंस या दवाइयों की जो अक्सर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर हार्मोनल है तो डॉक्टर्स पहले मेडिकेशन से शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन, वेट एंड सी। अगर इम्बैलेंस माइनर है और चांसेस है कि खुद ठीक हो जाए तो डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा, बर्थ कंट्रोल पिल्स, ये सिर्फ प्रेगनेंसी रोकने के लिए नहीं होती, ये लाइनिंग को थिकन होने से रोकती हैं, साइकिल रेगुलेट करती हैं और क्रैम्पिंग भी कम करती हैं। तीसरा, हार्मोनल IUD, ये अंदर हार्मोन्स रिलीज करता है और ब्लीडिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है। बहुत इफेक्टिव ऑप्शन है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई मेडिकेशन ले रही हैं और लगता है कि उसी की वजह से नया इरेगुलरिटी आ रहा है, तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। मेडिसिन्स बिल्कुल हाइड मत करें। कुछ केसेस में मेडिसिन से काम नहीं बनता और तब प्रोसीजर्स या सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। घबराइए मत, ये ऑप्शंस भी काफ़ी सेफ और इफ़ेक्टिव हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। कुछ केसेस में मेडिकेशंस काफ़ी नहीं होती या परमानेंट सोल्यूशन चाहिए होती है, तब प्रोसीजर्स और सर्जरी की बारी आती है। पहली, DNC यानी डायलेशन एंड क्यूरेटाज, ये एक छोटी सी प्रोसीजर है जिसमें यूट्रस की लाइनिंग स्क्रेप की जाती है। बहुत बार हैवी ब्लीडिंग तुरंत बंद हो जाती है इससे। दूसरी, एंडोमेट्रियल अब्लेशन, इसमें यूट्रस की लाइनिंग को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ज़्यादातर महिलाओं में बाद में बहुत कम या बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन इसके बाद प्रेगनेंसी अनलाइकली हो जाती है। तो ये उन महिलाओं के लिए है जो और बच्चे नहीं चाहती। तीसरी, हिस्टेरेक्टमी, ये यूट्रस को सर्जिकली रिमूव करना है। ये मेजर सर्जरी है और परमानेंट क्योर है। ये तब की जाती है जब बाकी सब ऑप्शंस काम ना आएं या सिचुएशन सीरियस हो। तो ऑप्शंस बहुत हैं, घबराएं बिल्कुल नहीं। डॉक्टर आपके लिए बेस्ट डिसाइड करेंगे। लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ हमारी रोज़ाना की लाइफस्टाइल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो चलिए कुछ ऐसी हैबिट्स की बात करते हैं जो आपको अंदर से मजबूत बनाएंगी। ट्रीटमेंट के साथ साथ लाइफस्टाइल की बात भी करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी डेली हैबिट्स भी हार्मोनल हेल्थ पे बहुत फ़र्क डालती हैं। पहली चीज़, वेट मैनेजमेंट। आपका वेट डायरेक्टली हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। स्पेशली PCOS में वेट लूज़ करने से साइकिल रेगुलेट हो सकती है।
बैलेंस्ड डाइट और थोड़ी एक्सरसाइज, ये मैजिकल कॉम्बिनेशन है। दूसरी, अनीमिया से लड़ना। हैवी ब्लीडिंग में आयरन बहुत ज़्यादा निकल जाता है, तो आयरन रिच फूड्स लें। पालक, खजूर, गुड़, ये सब हमारे देश में ईजिली मिलते हैं, और डॉक्टर अगर आयरन सप्लीमेंट्स बोले तो वो भी ज़रूर लें। तीसरी, पेन मैनेजमेंट। पीरियड्स में जो क्रैम्पिंग होती है, NSAIDs जैसे आइबुप्रोफेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस से। ये पेन और हैवी फ्लो दोनों में मदद करता है। ये सिंपल स्टेप्स है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव। इन सब के बीच मैं जानती हूँ कि हैवी ब्लीडिंग के साथ हर दिन की ज़िंदगी बिताना काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करती हूँ जो आपका सफ़र आसान बनाएंगी। मैं जानती हूँ अनप्रिडिक्टेबल ब्लीडिंग बहुत स्ट्रेसफुल होती है। कभी ऑफिस में हो, कभी किसी फंक्शन में, और अचानक हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाए। एंग्जाइटी, एम्बैरेसमेंट, डेली लाइफ लिमिट हो जाना, ये सब रियल फीलिंग्स हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अकेली नहीं हैं इसमें। बहुत सारी महिलाएं यही फेस करती हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। पहली, अपना साइकिल ट्रैक करें, ऐप या डायरी से। इससे आपको पता चलेगा कि डेंजर डेज कब आने वाले हैं। दूसरी, घर से बाहर जाते वक्त एक इमरजेंसी किट रेडी रखें। एक्स्ट्रा पैड्स, डार्क कलर्ड कपड़े। प्रिपेयर्ड रहना एंग्जाइटी बहुत कम करता है। और तीसरी, और ये सबसे ज़रूरी है, दर्द को नॉर्मलाइज बिल्कुल मत करें। अगर ये दर्द और ब्लीडिंग आपकी ज़िंदगी रोक रही है, तो हेल्प लाना वीकनेस नहीं है। आप डिज़र्व करती हैं एक कंफर्टेबल, हेल्दी लाइफ। काफ़ी सारी बातें हुई, तो चलिए सब कुछ एक बार जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं ताकि आपको मेन पॉइंट्स याद रहें। एक बार पूरा समरी कर लेते हैं। पहली बात, डेफिनेशन। AUB मतलब कोई भी ब्लीडिंग जो टाइमिंग, वॉल्यूम या ड्यूरेशन में इरेगुलर हो। दूसरी बात, कॉजेज़। यंग एज में ज़्यादातर हार्मोनल होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ स्ट्रक्चरल और मेडिकल रिस्क्स भी बढ़ते हैं, तो एज के साथ विजिलेंस भी बढ़नी चाहिए। तीसरी बात, ट्रीटमेंट। आयरन सप्लीमेंट्स और पिल्स से लेकर माइनर प्रोसीजर्स तक ऑप्शंस बहुत हैं। अर्ली डायग्नोसिस में ट्रीटमेंट सिंपल होती है। और मैं एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि साइंस को इग्नोर बिल्कुल मत करें। जितना पहले डॉक्टर के पास जाएं, उतना आसान होगा सब कुछ। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपनी सहेली और घर की महिलाओं के साथ, और वेलनेस गाइड हब को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल के साथ। और हाँ, जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये पूरी जानकारी ट्रस्टेड मेडिकल रिसोर्सेज से ली गई है। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ जाके और डिटेल में पढ़ सकती हैं, बिल्कुल फ्री। क्योंकि हमारे चैनल का मिशन यही है कि आपको सिंपल, क्लियर और ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन मिले। सो स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।